हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री, महाराष्ट्र बोर्ड का ये हिस्ट्री सब्जेक्ट और हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। जी हाँ दोस्तों, एक जबरदस्त चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। और अगर आप क्लास 12th हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉलोनियलिज्म का मीनिंग और नेचर। साथ ही साथ हम कॉलोनियलिज्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। दोस्तों, कॉलोनियलिज्म की जो परिभाषा है वो एकदम डायनामिक है। कहीं ना कहीं देशों को नंबर 1 बनने की रेस में, आगे जाने की रेस में लगाता हुआ ये कॉलोनियलिज्म का एक बड़ा सा टैग है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर देश चाहता था कि वो ज्योग्राफिकली ज्यादा पावर गेन करे, कहीं ना कहीं वो ज्यादा बड़ा देश बने और नंबर 1 बने दुनिया में। और इसीलिए कॉलोनियलिज्म एक इंपीरियलिज्म का ही फॉर्म बनकर के सामने आता है। चलिए आज कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस चैप्टर को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें तो कॉलोनियलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, द एक्ट ऑफ अ डेवलप्ड नेशन ऑक्यूपाइंग द लैंड ऑफ लेस डेवलप्ड डिस्टेंट नेशन एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रूल ऑन द ऑक्यूपाइड कंट्री इज नोन एज कॉलोनियलिज्म। यानी परिभाषा बड़ी सिंपल है। आप एक डेवलप्ड नेशन है और आपने किसी छोटे देश पर, या जो कोई दूर दराज देश है, कहीं दूर है आपसे, या कोई लेस डेवलप्ड कंट्री है, तो आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, उसके लैंड को आपने जो है कब्जा कर लिया है और आपने अपनी हुकूमत वहां पर जो है पूरी तरह से कर ली है। इसी को कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के साथ किया, या इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन जैसी कंट्रीज ने किया, कई दूसरे एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज के साथ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग मैंने आपको समझाया कॉलोनियलिज्म का। फिर एक बार दोहरा दूं, इंपीरियलिज्म का ही ये एक पार्ट कहलाया जाता है। ये एक ऐसी एक्ट है जहां एक विकसित देश कम विकसित देश को, या दूर दराज के देश को, डिस्टेंट नेशन को कब्जा कर लेता है। कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन एक्सेट्रा ग्रेजुअली ऑक्यूपाइड द नेशंस इन एशिया एंड अफ्रीका एंड एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज देयर। इसकी शुरुआत यहां से ही हुई थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इज टू ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉलोनीज टू वन्स ओन कंट्री एंड यूज द कॉलोनीज एज मार्केट प्लेसेस फॉर सेलिंग देयर फाइनल प्रोडक्ट। यानी उस जमाने में कॉलोनियलिज्म क्यों किया जाता था? तो भाई सस्ते में रॉ मटेरियल इन कॉलोनीज पे कब्जा करके मिल जाएगा और बाद में जो हमारे देश में हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो प्रोडक्ट हम इन्हीं कॉलोनीज में बेचेंगे और इनको एज मार्केट यूज करेंगे। तो यही अंग्रेजों ने भी किया था। हमारे यहाँ से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको उठा करके लेकर जाते थे इंग्लैंड में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्योंकि वहां हो चुका था तो वहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर उन्हीं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बना करके हमारे ही देश में बेचा करते थे। तो इस प्रकार कॉलोनियलिज्म में जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने अपना फायदा कर लिया था। बात करें आगे तो कॉलोनियलिज्म इंडीड गिव्स राइज टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्लेवरी। वो गुलाम बना देते हैं, बट इट ऑल्सो कॉजेज साइकोलॉजिकल स्लेवरी की, गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़ करके रखना, यही इसका मकसद कहलाया जाता है। द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द कॉलोनियलिस्ट कंट्रीज एंड सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट गिवन टू द नेटिव पीपल क्रिएट सॉर्ट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग देम। जिस तरह का व्यवहार ये डेवलप्ड कंट्रीज कॉलोनीज के लोगों पर करते थे, अत्याचार जिस प्रकार का करते थे, ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी ला देता था। They develop an apologetic outlook for their own culture and history. They begin to feel unworthy. It was said that the sun never sets on the British Empire. इतना जो है बोल बच्चन ये लोग दिया करते थे और पूरी तरह से एकदम अकड़ में ये लोग रहा करते थे और इंडियंस को पैर की जूती समझा करते थे। और इन्हें सबक सिखाने का कई हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने काम किया और आखिर में हमें आज़ादी मिली। मगर ये जो कॉलोनियलिज्म का दौर था ये काफ़ी खौफनाक और दर्दनाक था। इट वॉज द वे टू इंडिकेट द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज। द ब्रिटिश एम्पायर एनकम्पास्ड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सब जगह पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था।
There was a commercial revolution in the 15th century in Europe. As a result of the discoveries of new lands by various seafarers, the traditional ways of commerce changed radically. यानी कहीं ना कहीं नए जगहों की खोज होने लगी। सीफेरर्स जो खोजी लोग थे वो अलग अलग समुद्री रास्तों को अपनाते हुए नई नई जगहों को ढूंढ रहे थे और इससे ट्रेड, व्यापार और कमर्शियल रिलेशंस जो हैं वो बदल चुके थे। यूरोपियन ट्रेडर्स began to establish themselves firmly in एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका की जगहों को जैसे ही लोगों ने खोजा, उसके बाद ये अंग्रेजों ने एशिया और अफ्रीका की कई जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था। चलिए कुछ डिटेल में कॉलोनियलिज्म के मीनिंग को और नेचर को समझ लेते हैं। दोस्तों, Europeans reached all over the world with various intentions such as the urge for adventures, to earn name, to discover unknown lands, to search for gold mines, etc. यानी अलग अलग चीजों के लिए ये लोग ढूंढ रहे थे अलग अलग चीजों को, और इसी खोज में ये जो यूरोपियंस थे वो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर जाने लगे। कोई गोल्ड माइन की खोज में, कोई एडवेंचर घूमने फिरने की खोज में, कोई जो है अपना नाम कमाने के लिए, और कोई अनजान जगह को ढूंढता हुआ अलग अलग देशों में जाने लगा। लेटर द ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू compete विद ईच अदर। कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये कॉमर्स बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, व्यापार संबंध बढ़ते गए, और इसी से दोस्तों स्लोली एंड स्टेडीली हुआ ये कि अब हर देश कंपटीशन करने लगा। जब अंग्रेजों ने एशिया और अफ्रीका के इंडिया जैसी कॉलोनीज बनाई यहां पर आकर के, तो जर्मनी, फ्रांस, पोर्चुगल जैसे कई दूसरे देशों ने भी एशिया और अफ्रीका के कई जगहों पर अपनी कॉलोनी स्थापित की। तो ये कंपटीशन बन चुका था। Wherever the Europeans went, they established their colonies. There was a competition to gain economic, social, political supremacy among them. यानी कैसे भी करके अपना दबदबा बढ़ाएं, अपना राज बढ़ाएं, अपना साम्राज्य बढ़ाएं। यही इन यूरोपियन कंट्रीज का मकसद था। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रेसिव अप्रोच एक्सेट्रा are some of the factors that led to the growth of colonialism. तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई। यूरोपियंस वेंट टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। धीरे धीरे हर जगह पर इन्होंने अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। They found the climate of these regions favorable for them. However, it was not easy for them to adapt to the climate of Asia. Despite the climatic conditions, favorable or unfavorable, Europeans displaced the indigenous people in their own lands. The British, the Dutch, the Portuguese and the French all devised several ways for demoralizing the indigenous people. यानी यहाँ रहने वाले लोगों को अत्याचार के जरिए बहुत ज्यादा धोखे दिए गए, खोखला बनाया गया। यहाँ का क्लाइमेट उन्हें सूट नहीं करता था, फिर भी यहाँ पर अपनी ही जमीनों पर लोगों को गुलाम बना दिया गया। Europeans needed to capture newer marketplaces for selling their surplus goods. ये तो उनकी जरूरत ही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए इंडस्ट्रीज में काफी प्रोडक्शन हो रहा था, और ये मास प्रोडक्शन जो था ये उन्हें बेचना तो जरूरी था। बेचने के लिए नए नए मार्केट्स चाहिए, और इसीलिए नए नए देशों पर कब्जा ये करते जा रहे थे। Besides, they also needed additional sources that would provide ample raw material. इतना प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की भी जरूरत थी। तो ये दो जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जो यूरोपियंस थे इन्होंने अपनी कॉलोनीज को स्थापित करना शुरू कर दिया। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, England had built a very flourishing trade as a result of the Industrial Revolution. The British, with the help of their naval forces, had established supremacy in Asian and African countries. यानी अपनी मिलिट्री की धौंस दिखाते हुए, अपने नेवल फोर्स और नेवल पावर का धौंस दिखाते हुए इन्होंने जो है पूरे एशिया और अफ्रीका पे कब्जा कर लिया। अर्निंग सरप्लस ऑफ प्रॉफिट्स, यहां से पैसा लूटते गए। सोने की चिड़िया भारत देश था, इसका सोना लूट कर ले गए, सिर्फ चिड़िया छोड़कर चले गए। अर्निंग सरप्लस प्रॉफिट्स, इन्वेस्टिंग सरप्लस प्रॉफिट्स, इंक्रीजिंग ट्रेड विद द कॉलोनीज फॉर गुड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट। दिस वाज एन अनएंडिंग चेन। फ्रांस, बेल्जियम, इटली एंड जर्मनी वर द कंट्रीज who like England strove to establish colonies. यानी कहीं ना कहीं इंग्लैंड की ही तरह ये दूसरे देश भी अपनी कॉलोनीज बनाने की होड़ में लग चुके थे, और ये कंपटीशन जो है ड्रास्टिकली बढ़ चुका था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कॉलोनियलिज्म जो यूरोपियंस का था उसकी परिभाषा समझ आई होगी। हमने मीनिंग और नेचर को पढ़ लिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं और आगे की कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसमें कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ कॉलोनियलिज्म, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या क्या थे, क्या क्या इसके इफेक्ट्स हमने देखे, और किस तरह से यूरोपियन कॉलोनिज्म अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया और अफ्रीका में
फैला, ये भी हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।